नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं हम लगातार पर्यावरण की क्लासेज आपको देने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम अपनी प्रयास में अगर सफल हो रहे हैं और आपको लगता है कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन करिए, क्योंकि हम आपके लिए बेहतर तभी कर पाएंगे जब आप लोग हमारा हौसला अफजाई करते रहेंगे। यह पर्यावरण की 13वीं या 14वीं क्लास है। हम लगातार आप लोगों के लिए बेहतर और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज की क्लास में 14वीं क्लास होगी। इस क्लास में हम जो है पर्यावरण के प्रमुख सम्मेलन जो हुए हैं, जहां से लगातार क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और निश्चित रूप से यहां से क्वेश्चन लगातार पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ऐसी उम्मीद है। ठीक है, तो पर्यावरण के जो मैंने कल सिलेबस बताया था और 10-5 क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, तो आपने सिलेबस को देखा, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां पे प्रश्न नहीं आते हैं। आपको और भी बेहतर थोड़ा सा एडवांस होकर चलना है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाएंगे तो उसमें परिवार से कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है ना। तो परिवार से क्वेश्चन नहीं आता, हमारे परिवेश से लगभग एक आध क्वेश्चन निकाल देते हैं। तो बेसिकली हम पूरे टॉपिक को कवर कराएंगे, लेकिन प्रमुख पर्यावरणीय सम्मेलन जहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन हर एक परीक्षाओं में पूछा गया, लगातार आया है, वहां से आपको क्वेश्चन जरूर करना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, क्रम वाइज हम बात करेंगे। सबसे पहला जो पर्यावरणीय सम्मेलन हुआ था वह 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। स्टॉकहोम कहां पर है? तो यह जो है स्टॉकहोम स्वीडन में है, और स्वीडन की यूं कहें तो स्वीडन की राजधानी ही स्टॉकहोम है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यह सम्मेलन 5 जून 1972 को हुआ था और यह जो है प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन भी माना जाता है। अर्थात मानव प्राणियों के द्वारा सबसे पहले पर्यावरण को लेकर के चिंता हुई और 1972 में 5 जून को प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन भी कहा जाएगा, क्योंकि मानव ने पहली बार पर्यावरण को लेकर के चिंतित होकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा प्रयास किया था। इस वजह से इसे प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन का नाम दिया जाता है। इसके बाद बात करें मित्रों, इसी सम्मेलन में यूएनईपी की स्थापना होती है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना होती है इसी सम्मेलन में, और वह 5 जून 1972 को होती है। यूएनईपी की बात करें मित्रों, यूएनईपी क्या है? इसका जो मुख्यालय है, एचक्यू मतलब हेडक्वार्टर है, नैरोबी केन्या में है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएनईपी का मुख्यालय कहां है, तो नैरोबी केन्या में है। 5 जून 1972 को पर्यावरण को लेकर के परेशानी होने की वजह से, चिंता होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनईपी की स्थापना की जाती है। इसी वजह से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसी वजह से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है, ग्लोबल 500 अवार्ड किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो संस्था बनाई गई है, उसी के द्वारा जो है ग्लोबल 500 अवार्ड भी दिया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में इतनी ही जानकारी है, जो कि यूपीटेट लेवल पर या यूं कहें तो पर्यावरण लेवल पर आपको जानना जरूरी है। 1972 के बाद एक सम्मेलन होता है जिसे हम साइट्स बोलते हैं, मतलब वाशिंगटन सम्मेलन होता है। उसी वाशिंगटन सम्मेलन में साइट्स एक शब्द आपके सामने आता है, इसे भी आप ध्यान रखिए। साइट्स क्या है मित्रों? CITES, इसका फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपसे यहां पे पूछा जा सकता है कि साइट्स में ई का मतलब क्या होता है, तो इंडेंजर्ड होता है। यस का मतलब क्या होता है, तो स्पीसीज होता है। ठीक है, तो 1973 में एक सम्मेलन होता है जिसका नाम दिया जाता है वाशिंगटन, और इसी वाशिंगटन में एक सम्मेलन होता है, इसी वजह से इसे हम वाशिंगटन सम्मेलन कहते हैं। यह भी पर्यावरण को लेकर के ही सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में एक सहमति बनती है। क्या सहमति बनती है? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सहमति बनती है। किस पर सहमति बनती है? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सहमति बनती है। इस सम्मेलन में कहा जाता है कि जो वन्य जीवों का जो है, जो जैसे कछुआ हुआ, हाथी के दांत हुए, इन सब का जो व्यापार है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, अर्थात वह नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा खेला नहीं होना चाहिए। इसे लेकर के वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर के 73 में वाशिंगटन सम्मेलन में जो है समझौता होता है, और यह जो समझौता है वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर के, यह 1976 से लागू होता है। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। साइट्स आपसे पूछा जा सकता है। इसी सम्मेलन में साइट्स की अवधारणा आई थी। साइट्स को क्या कहा जाएगा? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है,
विश्व का सबसे बड़ा, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता कब कहां हुआ था? तो 1973 के वाशिंगटन सम्मेलन में हुआ था। वन्यजीव संरक्षण के मामले में सबसे बड़ा समझौता हुआ था। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं मित्रों वियना समझौता के बारे में, वियना सभा के बारे में। मित्रों आप सभी लोग 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जरूर परिचित होंगे, लेकिन ओजोन के बारे में, क्या ओजोन को लेकर के उससे पहले कोई बड़ा बैठक हुआ था? जी हुआ था, वियना में 1985 में। ध्यान रखिएगा, वियना में 1985 में ओजोन परत को लेकर के सबसे पहली बार समझौता हुआ था। समझौता नहीं हुआ था, एक प्रयास हुआ था ओजोन को बचाने के लिए। ओजोन में छिद्र हुआ तो लोगों को चिंता हुई, क्योंकि ओजोन के माध्यम से ही हमारे शरीर पर जो है पराबैंगनी किरण नहीं आ पाते, हम कई तरीके से बच जाते हैं, रोगों से बच जाते हैं। तो ओजोन का हमने अलग से एक टॉपिक भी कवर कराया है, तो उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन यहां समझिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओजोन परत संरक्षण को लेकर के सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया था, तो ऑस्ट्रिया के वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, इसी में जो है 1985 में सर्वप्रथम ओजोन परत संरक्षण का प्रयास किया गया था। ओजोन परत संरक्षण का सर्वप्रथम प्रयास वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में, जिसे हम वियना सभा के नाम से जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया था, तो वियना सभा 1985 ऑस्ट्रिया की राजधानी में किया गया था। आगे बात करते हैं मित्रों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और यह लागू कब से हुआ था? तो 12 जनवरी 1989 से लागू हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ओजोन संरक्षण के लिए वियना सभा के बाद हुआ एवं सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय समझौता माना जाएगा। क्यों, किसका अंतर्राष्ट्रीय सबसे सफल समझौता? ओजोन परत को लेकर के सबसे बड़ा, या यूं कहें तो सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल स्थान कहां पे स्थित है? तो मॉन्ट्रियल स्थान कहां पे स्थित है? तो कनाडा में स्थित है मॉन्ट्रियल। ठीक है, तो ओजोन संरक्षण के लिए वियना सभा के बाद सर्वप्रथम सबसे सफल प्रयास माना जाता है 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसी वजह से हम 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। यहां मैंने लिखा है, इसी वजह से 16 सितंबर को हम 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ओजोन परत किस में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। ओजोन परत की सांद्रता या मोटाई किससे नापी जाती है? डॉप्सन से मापी जाती है। इससे तो आप सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि मैंने ओजोन पर एक क्लास ली हुई है। बात करते हैं मित्रों ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है? तो मैंने वहां पे बताया था ओजोन परत को नुकसान सर्वाधिक कौन सी गैस पहुंचाती है? तो CFC, जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कूलर से नहीं निकलता है, फ्रिज से निकलता है, AC से निकलता है, इन सबसे जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। अगर CFC आपके ऑप्शन में नहीं दिया रहे तो आप मिथाइल ब्रोमाइड भी सही कर सकते हैं, क्योंकि मिथाइल ब्रोमाइड भी ओजोन परत में छिद्र होने का कारण बन रही है। ठीक है, तो इतनी सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को होता है। 16 सितंबर को इसी वजह से हम मनाते हैं ओजोन दिवस के रूप में। उसके बाद हम बात करें तो वियना सभा के बाद सबसे सफल ओजोन परत संरक्षण पर सबसे सफल समझौता यह माना जाता है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाता है? तो CFC पहुंचाता है। अगर CFC ऑप्शन में नहीं है तो मिथाइल ब्रोमाइड भी हम ऑप्शन में सही लगाएंगे। अगर दोनों दिया गया है तो CFC आप सही लगाइएगा। आगे बात करते हैं जो 1992 का सम्मेलन हुआ था, जिसे हम रियो सम्मेलन के रूप में जानते हैं। इसे अगर यूं कहें तो यह जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में माना जाता है। आपको बता दें सबसे खास बात, 1972 के बाद जो पहला स्वीडन में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसी के 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए रियो में, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, इसी में जो है 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, किसका? स्टॉकहोम सम्मेलन का 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग एकत्रित हुए थे। ठीक है, लेकिन इसी में जो है यह कहा जाता है यह जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था। अर्थात इस सम्मेलन में क्या हुआ, पृथ्वी पर तमाम तरीके के जितने भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कारक थे, उन सभी विषयों पर चर्चा किया गया। इसी वजह से कहा जाता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 में हुआ। कब हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। लेकिन अगर 1972 वाला बात की जाए तो 1972 वाला क्या था? प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन इसे कहा जाता है, या यूं कहें तो आप इसे यह भी लिख लीजिएगा, सतत विकास पर पहला पृथ्वी सम्मेलन। सतत विकास पर पहला पृथ्वी सम्मेलन भी इसे बोल देते हैं। तो आप यह भी ध्यान रखिएगा, किसे? स्वीडन के स्टॉकहोम सम्मेलन को। लेकिन इसे केवल और केवल प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के रूप में जाना जाता है।
एजेंडा 21 इसी से निकल करके आया था। वीवीआई करके ध्यान रखिएगा, आपके यूपी टेट में काफी बार पूछा गया है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन या 1992 रियो सम्मेलन से संबंधित है एजेंडा 21। आपके ऑप्शन में पृथ्वी शिखर सम्मेलन नहीं दिया जाता है, आपके ऑप्शन में रियो सम्मेलन दिया जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन में क्या दिया जाता है? रियो सम्मेलन, जो कि इसे कहा जाता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। क्यों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है? क्योंकि इसमें किसी एक विषय पर बात नहीं हुई थी। पृथ्वी पर पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक थे लगभग सब पर हम लोगों ने बात किया था। वहां पर हमने नहीं किया था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने बात किया था। ठीक है, तो इसमें किस किस पर अधिक चर्चा हुई थी? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग पर सर्वाधिक चर्चा हुई थी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है ग्रीन हाउस प्रभाव पर चर्चा हुई थी। इसका मोटी मोटा अर्थ यही समझिएगा, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, जिस तरीके से जलवायु में लगातार परिवर्तन हो रहा है, इस पर लोग चिंतित हुए और इस पर चर्चा की गई थी पृथ्वी सम्मेलन में। जल संरक्षण का प्रयास किया गया, जैव विविधता का प्रयास किया गया, इस सभी मुद्दों पर बातचीत हुई थी। एजेंडा 21 का मतलब क्या है मित्रों? एजेंडा 21 का मतलब यही है कि 21 बिंदुएं या 21 शर्तें ऐसी बताई गई जिसका सभी देशों को पालन करना था, और निश्चित रूप से अगर हम इस पर काम करते हैं तो पर्यावरण को कहीं ना कहीं संरक्षित करने का प्रयास हम जरूर करेंगे। 1992 का रियो सम्मेलन एजेंडा 21 इसी से संबंधित है। आप ध्यान रखिएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। और ये एजेंडा मतलब रियो सम्मेलन क्यों हुआ था 1992 में? तो 72 वाला जो स्टॉकहोम सम्मेलन था उसी का 20वां वर्षगांठ मनाया गया था, इसी वजह से 1992 में सम्मेलन हुआ था। ठीक है, आगे हम 1992 के बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल होता है, उसके बारे में भी हम आगे अब बात करते हैं मित्रों क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। मित्रों कुछ प्रोटोकॉल यहाँ पे छूट रहे होंगे, अर्थात कुछ समझौते जैसे नगोया प्रोटोकॉल है, काप है, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो सम्मेलन होते हैं, वो प्रोटोकॉल छूट रहे हैं। लेकिन उससे हम आगे कई सारी वीडियोज हमारे बनाने का दायित्व तो है और काफ़ी सारे चीज़ें कवर कराने का प्रयास है, उसे हम अलग टॉपिक में दे करके रखे हैं और निश्चित रूप से हम उसे जरूर कराएंगे। इसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए, सर नगोया प्रोटोकॉल आपने नहीं कराया, कॉप आपने नहीं कराया, तो निश्चित रूप से मैं कराऊंगा। ठीक है, जितना हो सकता है एक वीडियो में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं कराने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों आगे बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। अभी आपने देखा रियो सम्मेलन में मैंने एक चीज बताया, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित बात भी हुई थी, जैव विविधता से संबंधित बात हुई थी, जल संरक्षण से संबंधित बात हुई थी, आर्द्रता संबंधित मतलब कि वेटलैंड जो थे, आर्द्रता जो क्या कहा जाता है, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित बातचीत हुई थी। कहां पे? 1992 वाले रियो सम्मेलन में बातचीत हुई थी, लेकिन उस पर सफल प्रयास कुछ मतलब नहीं हुआ था। ठीक है, तो 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है मित्रों, इस क्योटो प्रोटोकॉल में ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा जो जलवायु परिवर्तन है, मित्रों ग्लोबल वार्मिंग का मतलब मैं आपको सीधा सीधा थोड़ी सी बातों में समझाना चाहूं तो ग्लोबल वार्मिंग का हिंदी होता है वैश्विक तापन। वैश्विक तापन की वजह से क्या हो रहा है, वैश्विक तापन जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो पृथ्वी पर आप सभी लोग जानते हैं ध्रुवों पर बर्फ पाई जाती है, ध्रुवों पर जो बर्फ पाई जाती है वो बर्फ पिघलने लगेंगे, और जब बर्फ पिघलेंगे तो बर्फ जो पिघल करके पानी उसका समुद्र में आएगा और समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, तो और समुद्र के किनारे जो बसे बड़े शहर हैं, अर्थात जो सबसे बड़े बड़े शहर होते हैं वो अधिकांशतः समुद्र के किनारे ही होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र के किनारे वाले जो बड़े शहर हैं वो डूब जाएंगे, अर्थात वो तबाह हो जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान को ध्यान में रखते हुए जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसे रोकने के लिए एक बड़ा प्रयास किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की बात तो 1992 में हुई थी, लेकिन बड़ा प्रयास या यूं कहे तो सफल प्रयास, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित था, तो क्योटो प्रोटोकॉल मेनली ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बड़ा प्रयास, यूं कहें तो एक सफल प्रयास भी था। ठीक है, 1997 में तो क्योटो प्रोटोकॉल हो गया था, लेकिन यह लागू पूरी तरीके से कब हुआ था, तो 16 फरवरी 2005 से यह लागू हुआ था। कब हुआ था? 16 फरवरी 2005 से। लेकिन भारत जो है निश्चित रूप से वर्तमान के समय में 16 फरवरी 2005 तक काफी ज्यादा जितने भी देश इसमें शामिल होने थे, अब कितने देश शामिल हुए हैं क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर आप लोग सर्च करिएगा कितने देश शामिल हुए हैं। लेकिन भारत क्योटो प्रोटोकॉल में जो है अगस्त 2002 में सम्मिलित हो गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत क्योटो प्रोटोकॉल में कब सम्मिलित हुआ? अगस्त 2002 में। उस समय सरकार किसकी थी? उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और उस समय जो है प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति शायद हमारे हिसाब से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन चुके थे। ठीक है, आप देख लीजिएगा बन चुके थे कि नहीं बने थे, लेकिन 11वें प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे और 2002 से लेकर के 7 तक उन्होंने अपना कार्यकाल किया था, तो आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं मित्रों, यही 1997 क्योटो प्रोटोकॉल से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। लागू कब हुआ? 2005 में। भारत शामिल कब हुआ? 2002 में। कब हुआ था? 1997 में। क्योटो स्थान कहाँ है यह भी आप ध्यान रखिएगा। क्योटो कहाँ है? तो जापान में है।
है ना। कुछ बच्चे कहेंगे भाई उससे बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं। तो क्योटो जो स्थान है वो जापान में है। आगे बात करते हैं मित्रों प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। मित्रों प्रोजेक्ट टाइगर मैंने बहुत पहले से लगातार बता रहा हूं। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ? 1973 में। बाघों के संरक्षण करने का प्रयास किया। और यह कहां कब से लागू हुआ? उत्तर प्रदेश से लागू हुआ, भारत देश के उत्तर प्रदेश से। आप बताइएगा भारत देश के उत्तर प्रदेश के किस पार्क से स्थापित, मतलब किस पार्क से शुरू किया गया? सर्वप्रथम किसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बनाया गया? आप लोग सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मित्रों टाइगर स्टेट की बात करें तो टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक बाघों की संख्या जो है मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। भारत में कुल बाघों की संख्या की बात करें तो वर्तमान के समय में जो पिछला आंकड़ा निकल करके सामने आया था तो 2967 बाघों की संख्या वर्तमान में भारत देश में है। ठीक है, 1973 में टाइगर स्टेट मतलब कि प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत होती है। मित्रों एक अभी ध्यान रखिएगा जो पर्यावरण के प्रमुख आंदोलन हुए हैं उसके बारे में हम अलग से एक चैप्टर लेंगे, पूरा का पूरा एक क्लास लेंगे। लेकिन यहां पे चिपको आंदोलन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। 1973 में शुरुआत हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा और श्री चंडी प्रसाद भट्ट इसके महत्वपूर्ण दो नेतृत्व हुए। और यह जो है उत्तराखंड के चमोली नामक स्थान पर शुरू हुआ था। वो उस समय जो है जब यह शुरुआत हुआ था तो आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य हुआ करते थे। यह जो है 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड जो है भारत से अलग हुआ। वो भारत से करें उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। उत्तराखंड तो रखिएगा, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो कितने जिलों के साथ अलग हुआ यह भी आप ध्यान रखिएगा। 13 पहाड़ी जिले जो थे वह उत्तराखंड के हिस्से में चले गए। 13 जो पहाड़ी जिले थे वह उत्तराखंड के हिस्से में चले गए और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश अलग किया गया था। ठीक है, उस समय जब यह आंदोलन हुआ था तो जाहिर सी बात है कि यह उत्तर प्रदेश ही हुआ करता था। सुंदरलाल बहुगुणा चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में हुआ था। चमोली नामक स्थान पर हुआ था। क्यों हुआ था? पेड़ों की कटाई हो रही थी, इसीलिए वहां पे जो है इन लोगों ने पेड़ों को पकड़ करके चिपक गए। इन्होंने कहा कि पहले हमें काटिए उसके बाद पेड़ों को काटना है। ठीक है, तो पर्यावरण को संरक्षण करने का बहुत ही बेहतरीन आंदोलन था, बहुत ही बेहतर प्रयास किया गया सुंदरलाल बहुगुणा साहब और चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा। अब दुखद घटना यह भी है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन यह जीवन है, आने जाने का क्रम लगातार चलता रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जिनका निधन हो गया वो तो होना तय ही है, निश्चित है, उसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। मित्रों आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यहां से क्वेश्चन तो 100% यूपी टेट में कई बार पूछा गया है। आपसे अगर कहा जाए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो यह आया था 1972 में, लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में। इसे कैसे याद करेंगे? सबसे पहले आप वनों को संरक्षित करेंगे। जब वन संरक्षित रहेगा तभी आपका पर्यावरण संरक्षित रहेगा। सबसे पहले किसे संरक्षित करेंगे? वनों को संरक्षित करेंगे। जब आपके पेड़ पौधे ही संरक्षित नहीं रहेंगे तो आप अच्छे स्वस्थ पर्यावरण की बात ही कैसे कर सकते हैं? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सर्वप्रथम 1972 में आ गया था। उसके बाद 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है। ठीक है, एक अधिनियम यह भी ध्यान रखिएगा, लगातार पूछा जा रहा है, जैव विविधता अधिनियम कब आया था भारत देश में? तो 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जितने भी मेरे हिसाब से यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट थे चीजें थी वो मैंने आपको कराने का प्रयास किया। प्रमुख पर्यावरणीय जो दिवस होते हैं उसके लिए मैंने अलग से क्लास ली है। अभी देखिए जो पर्यावरणीय प्रमुख आंदोलन है और हमारा परिवेश है, विशेष टॉपिक जो बचते हैं लगातार हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं, तो आपके लिए करने का प्रयास करेंगे। आपसे यही बेहतर उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और चैनल पे पहली बार आते हैं और आपका सपना है कि आप अपने माता पिता को अगर सपना दिखा करके उत्तर प्रदेश में बीएड या बीटीसी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से निशांत ज्ञान आपके इस सपने को साकार कराने वाला है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाला समय जिस समय आप यह वीडियो देख रहे हैं आपका कैसा बीत रहा है हम नहीं जानते हैं, लेकिन निशांत ज्ञान से जुड़ने के बाद मैं ये दावा कर सकता हूं कि आने वाला समय आपका उज्जवल होगा, क्योंकि आपने सपना देखा है, आपने अपने माता पिता को सपना दिखाया है शिक्षक बनने का। तो निशांत ज्ञान के ऊपर भरोसा करिए, हम निश्चित रूप से आपको शिक्षक बनाने के लिए मार्गदर्शन अच्छी तरीके से करेंगे, लेकिन आपको ही सफल होना पड़ेगा। अतः कुछ लोग कहेंगे कि हम ही पढ़ाएंगे हमसे ही सफल हो जाओगे, बिल्कुल गलत होता है। आपको स्वयं से मेहनत करना पड़ेगा। मैं केवल और केवल मार्गदर्शक का काम कर सकता हूं, मैं आपको अच्छी गाइडेंस दे सकता हूं कि यहां से करिए, आप बेहतर कर पाएंगे और थोड़ा सा हमारी तरफ से सहयोग भी हो सकता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग नोट्स जरूर बना रहे होंगे। अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप बेहतर कर रहे हैं।
हम बाद में यही बोलेंगे, अगर आप लोग वर्तमान के समय में आपके सामने कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, तो उससे घबराइए मत, क्योंकि जीवन में जो संघर्ष होता है यह निश्चित रूप से संघर्ष सबके जीवन में आता है। कितनों भी महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ लीजिए। जब मैं 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ता था तो मुझे हर एक सब्जेक्ट को छोड़ करके महान व्यक्तित्व वाला जो सब्जेक्ट होता था वो पढ़ने में ज़्यादा मजा आता था, क्योंकि उसमें महान व्यक्तियों के बारे में कहानी होती थी। एक एक चैप्टर को मैंने पढ़ा है 6 से 8 तक के महान व्यक्तित्व का। उस समय जब मैं 6ठी 7वीं 8वीं में रहता था उस समय मैंने भी यह रियलाइज किया, आज की डेट में रियलाइज होता है कि बिना संघर्ष के कोई व्यक्ति महान हो ही नहीं सकता है। वर्तमान के समय में अगर आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है तो समझ लीजिए आप महानता को पाने वाले हैं, आप बहुत जल्द ही एक महान पुरुष बनने वाले हैं। ठीक है, मैं फिर से कहूंगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, हो ना मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा।